संयुक्त राष्ट्र की परिषद अब खुद एक मुसीबत बन चुकी है। ऐसी परिषद जो अपने ही स्थायी सदस्यों की छिपी हुई मिलीभगत और कभी-कभी खुले सहयोग से दुनिया की असंख्य समस्याओं की जड़ बन गई है। यही है आज की सुरक्षा परिषद की सच्चाई। वो कहेंगे ये गुस्सा है, क्योंकि वो कहेंगे बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री ने कूटनीति की मर्यादा तोड़ दी, कि वो ट्वीट करेंगे कि संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो उन्हें सबसे ज्यादा झल्लाता है वो शब्द नहीं बल्कि आईना है, क्योंकि पहली बार अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बिना झुके, बिना अनुमति मांगे अपनी सच्चाई कही, और साम्राज्य के पास जवाब में बोलने के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। जब सच्चाई अफ्रीकी रंगों में सजी होकर मंच पर आती है तो कपट और पाखंड खुद कांप उठते हैं। तो आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कहा जिससे पश्चिम के बड़े बड़े देशों के चेहरों का रंग उड़ गया? आइए जानते हैं। भाषण के बाद जो सन्नाटा छा गया वह कूटनीतिक नहीं था, वह एक सदमे की खामोशी थी। कई दशकों बाद किसी अफ्रीकी नेता ने उस मंच पर जाकर न झुका, न भीख मांगी, न धन्यवाद किया। वह आया तो शांति की बात करने, झूठ को उजागर करने और सम्मान को वापस लेने। प्रधानमंत्री ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हमारी संस्था अपने सोचने के ढांचे को बदले, क्योंकि आज संयुक्त राष्ट्र वही हालत झेल रहा है जैसी कभी लीग ऑफ नेशंस की थी। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र अब अपनी ही आवाज सुनाने में असमर्थ है। यह अपने ही सिद्धांतों की रक्षा नहीं कर पा रहा। यह ताकतवर देशों को अपने नियम मानने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहा। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान सुनिश्चित नहीं कर पा रहा। यह संघर्षों का हल नहीं निकाल पा रहा और न ही आधुनिक चुनौतियों का सामना कर पा रहा है। प्रधानमंत्री ने महासचिव को सीधे संबोधित किया, आपके पास इतिहास में दर्ज होने का एक मौका है। अगर आप साहस दिखाएं और इस संस्था में वास्तविक सुधार करें तो करोड़ों लोगों का भरोसा आप पर टिक जाएगा। इस संगठन को शांति और सुरक्षा की गारंटी देने वाला बनाइए, न कि ताकतवर देशों के हाथों का औजार। सितंबर सन 2025 में न्यूयॉर्क में हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि उस रात पश्चिम अफ्रीका के एक छोटे देश ने पूरी दुनिया को आईना दिखा दिया। प्रधानमंत्री रेमताल्बा जीन इमैनुएल ओएद्राओगो किसी पश्चिमी सलाहकार की लिखी स्क्रिप्ट लेकर नहीं आए थे। वो सच्चाई लेकर आए थे, वो सच्चाई जो साम्राज्यों की नींव हिला दे। उन्होंने शुरुआत में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ललकार दिया। उन्होंने वही कहा जो अफ्रीकी नेता दशकों से आपस में कहते थे, पर कभी सार्वजनिक मंच पर नहीं बोले। यह परिषद असफल है, टूट चुकी है और अब खतरा बन चुकी है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। दुभाषिए की आवाज लड़खड़ा गई, पत्रकारों के हाथ से पेन गिर गए, और फिर आई वो पंक्ति जिसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वे जो भीतर ही भीतर तालियां बजा रहे थे और दूसरी तरफ वे जो झूठी मुस्कानों के पीछे गुस्से में उबल रहे थे। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने उस निष्पक्षता का नकाब भी उतार दिया जिसका ढोंग संयुक्त राष्ट्र वर्षों से करता आया था। उन्होंने बिना नाम लिए कहा, इस परिषद के कुछ स्थायी सदस्य ही युद्धों के पीछे के असली सौदागर हैं, जो खुद आग लगाते हैं और फिर खुद को फायर फाइटर बताते हैं। यह वाक्य तीर की तरह जाकर लगा। सभा में बैठे लोगों ने सांस रोक ली। फिर उन्होंने कहा, यह परिषद जिसे शांति सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, अब युद्ध का बाजार बन चुकी है, जहां वीटो बिकते हैं और खून की कीमत तय की जाती है। सबको पता था वो किसकी बात कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, वो 5 देश जो 1945 में बनी विश्व व्यवस्था के मालिक बने बैठे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ओएद्राओगो के लिए वो व्यवस्था अब मर चुकी थी। वो 5 शक्तियां अब छोटी लगने लगीं, ऐसी ताकतें जो पुराने घमंड और नैतिक पतन पर टिके हुए हैं। फिर आया वो हिस्सा जिसे पश्चिमी मीडिया छिपाना चाहता था, फ्रांस पर सीधा वार। उन्होंने कहा, फ्रांस की सरकार साहिल क्षेत्र में आतंकवादियों को समर्थन देती है और अपने मीडिया माध्यमों से अफ्रीकी देशों को अस्थिर करती है। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह एक अभियोग था। फ्रांस, जो खुद को मानवाधिकारों का रक्षक बताता है, वही अब अत्याचारों का निर्माता बन चुका था। प्रधानमंत्री ने कहा, फ्रांस अब उन अपराधियों की आवाज बन चुका है जो हमारे नागरिकों पर कायराना और बर्बर हमले करते हैं। हम पुनः आग्रह करते हैं कि 20 अगस्त सन 2024 को दी गई हमारी याचिका का जवाब दिया जाए। फ्रांस का प्रतिनिधिमंडल हक्का बक्का रह गया। वे चुप रहे, क्योंकि बुर्किना फासो पहले ही उनके सैनिकों को देश से निकाल चुका था, राजदूत को निष्कासित कर चुका था और उन मीडिया चैनलों को बंद कर चुका था जो अफ्रीका के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध चला रहे थे। पेरिस का औपनिवेशिक भूत अब उजाले में खड़ा था और पूरी दुनिया उसकी सड़ांध देख रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री प्रतीकों में नहीं फंसे, वो सबूत लेकर आए थे। उन्होंने कहा,
बुर्किना फासो ने अपने क्षेत्र का 72% हिस्सा आतंकवादियों से वापस ले लिया है। स्कूल खुल चुके हैं, बेघर परिवार लौट रहे हैं, सामाजिक सेवाएं फिर शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, अफ्रीका की आज़ादी अब कोई कल्पना नहीं है, वह अब हो रही है, वह भी बिना किसी पश्चिमी मदद के। गोथेबर्ग पुनः प्राप्त हो चुका है, हजारों विस्थापित लोग घर लौट चुके हैं, स्कूल फिर से चालू हैं, सामाजिक सेवाएं फिर जीवित हो रही हैं। और यह इस बात का प्रमाण है कि एकजुट जनता किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा, हम अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह केंद्रित हैं। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, भावना नहीं थी, बल्कि शल्य चिकित्सक जैसी सटीकता थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की नैतिकता को टुकड़ों में काटकर दिखा दिया। उन्होंने कहा, जो संस्था संप्रभुता की बात करती है, वही बार बार अफ्रीकी देशों की संप्रभुता में हस्तक्षेप करती है, वही रिपोर्टें बनाती है, वही झूठे प्रस्ताव पारित करती है, वही दूत भेजती है और फिर कहती है कि अफ्रीका अनुशासनहीन है। उस क्षण अफ्रीकी गरिमा सिर्फ बोली नहीं जा रही थी, वह मंच पर जीवित हो उठी थी। हर वाक्य ऐसा लग रहा था मानो सदियों की पीड़ा उसे धारदार बना रही हो। हर ठहराव में इतिहास का भार था, उन अपूर्ण मुआवजों का, उन अधूरी आज़ादियों का जो औपनिवेशिक काल की दीवारों में अब भी गूंजती हैं। लेकिन यह केवल बुर्किना फासो की कहानी नहीं थी, यह पूरे महाद्वीप की आवाज़ थी जो एक माइक में गूंज रही थी। प्रधानमंत्री के शब्दों का असर समझने के लिए न्यूयॉर्क के संगमरमर के फर्श से हटकर ओआगाडोगु की लाल धूल और तपते सूरज तक जाना होगा, क्योंकि उस भाषण की ताकत कूटनीतिज्ञों ने नहीं, बल्कि ट्रेंचेस में लड़ रहे सैनिकों और नागरिकों ने गढ़ी थी। जब प्रधानमंत्री ने पूछा, क्यों अफ्रीका, जिसकी आबादी 1 अरब से अधिक है, अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट से वंचित है, तो यह कोई सैद्धांतिक प्रश्न नहीं था। यह एक ऐसे देश की पुकार थी जो दशकों तक खामोशी और अन्याय के नीचे दबा रहा। बुर्किना फासो को सालों तक स्थिर देश कहा गया, जब तक वह पश्चिम के आदेश मानता रहा। जैसे ही उसने सिर उठाया, वह संकटग्रस्त देश बन गया, और जब वह खून बहा रहा था तो दुनिया ने नजरें फेर लीं। पश्चिमी ताकतों ने उसे एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, कभी आर्थिक सुधारों के लिए, कभी आतंकवाद विरोधी रणनीतियों के लिए, कभी लोकतांत्रिक परियोजनाओं के नाम पर किसी ने उस देश के लोगों की परवाह नहीं की। सब कुछ तब बदल गया जब कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने 2022 में सत्ता संभाली। पश्चिम ने उनका मजाक उड़ाया, कहा, बहुत युवा है, बहुत आदर्शवादी है, बहुत कट्टर है। लेकिन केवल 2 सालों में जिस देश को अशासनीय कहा गया था, वही देश आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गया। बंद स्कूल फिर खुल गए, किसान फिर खेतों में लौटे, स्थानीय सुरक्षा बल जो कभी बिखरे हुए थे, अब अनुशासन और गर्व के साथ अपनी धरती की रक्षा कर रहे थे। यही वो ताकत थी जो उस भाषण को ऊर्जा दे रही थी, क्योंकि बुर्किना फासो ने बोलने का हक शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से कमाया था। देश का बदलाव केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा। आर्थिक मोर्चे पर भी बुर्किना फासो ने पश्चिमी कर्ज और झूठी सहायता योजनाओं को ठुकराया। उसने शोषणकारी मदद से मुंह मोड़कर अपने पड़ोसी अफ्रीकी देशों से व्यापारिक संबंध मजबूत किए। दृष्टि अब साफ थी, एक ऐसा बुर्किना फासो जो यूरोप का उपग्रह नहीं, अफ्रीका का स्तंभ बने। पर यह पुनर्जन्म आसान नहीं था। जैसे जैसे देश ने अपने रास्ते खुद बनाए, पश्चिमी मीडिया ने सच्चाई पर हमला शुरू कर दिया। अखबारों ने सैनिक शासन, मानवाधिकार उल्लंघन और लोकतंत्र की कमी के शीर्षक छापे, पर किसी ने यह नहीं लिखा कि अब गांवों में बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सैनिकों की जगह शिक्षक हैं। वही शक्तियां जो दशकों तक अफ्रीका की पीड़ा पर मौन रहीं, अब अचानक नैतिकता की बात करने लगीं, क्योंकि अब अफ्रीकी खुद अपनी रक्षा करने लगे थे। यही दोहरा मापदंड था जिसने प्रधानमंत्री ओएद्राओगो की सरकार को संयुक्त राष्ट्र की झूठी रिपोर्टें ठुकराने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा, जो संस्था अफ्रीका के दर्द पर वर्षों तक खामोश रही, वह अब हमारे बच्चों की चिंता का दिखावा क्यों कर रही है? यह चिंता नहीं, नियंत्रण का नया रूप है। उन्होंने बताया, हमने अपने रक्षा और सुरक्षा बलों को संगठित किया है। हमारे देशभक्त स्वयंसेवक जो मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हैं, वो हमारे असली नायक हैं। हमने देशभक्ति सहायता कोष बनाया है, जिसमें नागरिकों, प्रवासियों और हमारे मित्रों ने स्वेच्छा से योगदान दिया है। सन 2023 से अब तक यह कोष 413 अरब CFA फ्रैंक से अधिक एकत्र कर चुका है। उन्होंने कहा, यह हमारे लोगों की देशभक्ति और एकता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हमने खाद्य संप्रभुता प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक सुधार किए हैं। हमने अपनी भूमि को पुनर्स्थापित किया है, कृषि उत्पादन को फिर से शुरू किया है और आयात पर निर्भरता घटाई है। हमारे लोगों के ये प्रयास अब फल दे रहे हैं, और शायद आधुनिक इतिहास में पहली बार बुर्किना फासो के लोगों ने यह महसूस किया, वे अकेले नहीं हैं।
माली से लेकर नाइजीरिया तक, गिनी से लेकर छाड़ तक एक चिंगारी जल चुकी थी, एक महाद्वीपीय जागृति। युवा अफ्रीकी जो अब तक दूसरों से सुनते आए थे कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, अब खुद तय कर रहे हैं कि लोकतंत्र असल में क्या है। स्टोरी विद तंजरुल। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह एक घोषणा थी कि अफ्रीका अब खड़ा हो चुका है। सदियों की बेड़ियां अब टूट रही हैं, और जो कभी तीसरी दुनिया कहलाता था, वह अब नई दुनिया की पहली आवाज बन रहा है।